जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है ना। आप लोग सब पढ़े होंगे बायोट-सेविट्स लॉ और वहीं पे पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सवाल है, आज जो सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सवाल आपका अभी तक 3 बार आ चुका है। एक बार 6 में आया था, फिर 11 में आया और उसके बाद 17 में आया है। सेम क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है और हम लोग को कर लेना चाहिए था, है ना। इस साल के लिए हम लोग को क्या करना है, एक क्वेश्चन को कर लेना है। ये जो टॉपिक है वो बहुत आसान है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। थ्योरी पोर्शन है इसमें, तो अगर आप समझते हैं, समझ के स्टेटमेंट याद कर लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम में लिख पाइएगा। बहुत आसान टॉपिक है, आप एक बार समझिए और कोशिश कीजिएगा कि जब बातें समझ में आ जाती है तो थोड़ा सा मेहनत करके उस टॉपिक को याद कर लीजिए। ये एक डेरिवेशन में नहीं हो सकता, ये थ्योरी पोर्शन है। बात आ रही समझ में। लेकिन ये सवाल जब आएगा आपके बोर्ड में तो ये भी 5 नंबर आपको देगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा आपका जो डेरिवेशन पोर्शन है वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो पहले समझते हैं कि टॉपिक है क्या। टॉपिक में बोल रहा है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद बोल रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सेविट्स लॉ। बायोट-सेविट्स लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना भी है। बायोट-सेविट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है उसे लिखना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। कहने का मतलब कि उससे जो रिजल्ट आता है, जो फॉर्मूला आता है, उसे आपको बताना है। यही है आपका सवाल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हीट फील्ड नहीं। फील्ड तो एरिया है ना, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या हीट फील्ड हो, सब तो एरिया है। फील्ड का मतलब ही होता है एक क्षेत्रफल, एक एरिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह का एरिया है। समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट कुछ रखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट कोई रखते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, हॉट ऑब्जेक्ट रखते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक गर्मी फैलाएगा। मानते हैं कि नहीं। हॉट ऑब्जेक्ट यहां पे अगर हम रख देते हैं तो ये चारों ओर, अपने चारों ओर अपना गर्मी जो है वो फैला देगा। हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो गर्मी है वो कुछ इस एरिया में फैल गया, इतना एरिया में इस गर्मी ने, इस हॉट ऑब्जेक्ट ने अपना गर्मी को इतना इस एरिया में फैला दिया। समझिएगा, इतना एरिया में फैला दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया बना उसी को बोलेंगे हीट फील्ड। क्या बोलेंगे, या हॉट फील्ड जो बोले, या हीट फील्ड। हीट फील्ड ये जो पूरा एरिया में जहां तक ये अपना गर्मी को फैला पाया वो पूरा एरिया हो गया आपका हीट फील्ड। बोलिए, ये बात आपको समझ में आया। सोचिए ना, यहाँ पे आग लगा हुआ है और इस आग का गर्मी इस बाउंड्री तक फैला हुआ है, इस बाउंड्री तक फैला हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ये जो पूरा एरिया मिल रहा है, जहां तक हमको गर्मी मिल रहा है, गर्मी महसूस हो रहा है, वो पूरा एरिया कहलाएगा हीट फील्ड। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से अगर इस बात को आप समझ पाए, क्योंकि ये बात आपको फील आ रही है, तो ये बात अगर आप समझ पाए तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है समझिएगा, समझिएगा आप लोग। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये हो गया आपका एक मैग्नेट, ऐसे हो गया एक मैग्नेट। बार मैग्नेट ले लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ये ऐसे रखा हुआ था, अकेला पड़ा हुआ था। अब मान लिया जाए इस मैग्नेट के सामने
अगर हम दूसरा मैग्नेट लाना चाहेंगे, इस मैग्नेट के सामने अगर हम दूसरा मैग्नेट लाना चाहेंगे, तो ये जो मैग्नेट है वो उस मैग्नेट के ऊपर या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा देगा या तो रिपल्सन का फोर्स लगा देगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर इस मैग्नेट के सामने हम कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं, तो या तो ये जो मैग्नेट है वो उस मैग्नेट के ऊपर या तो अट्रैक्शन लगा देगा या तो रिपल्सन लगा देगा। सोच लेते हैं हम लोग इधर से ला रहे हैं एक मैग्नेट, एक छोटा सा मैग्नेट ला रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस कंडीशन में लेके आ रहे हैं। तो देखिए इधर पहले से नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? फोर्स रिपल्सन लग जाएगा। ये फोर्स कौन सा लग जाएगा? रिपल्सन लग जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर ये सेम ब्लॉक को या सेम मैग्नेट को इधर से लाते हैं नॉर्थ और ये लाते हैं साउथ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा आपका अट्रैक्शन लग जाएगा, अट्रैक्शन लग जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही सबको? ये तो 8 क्लास का लेक्चर है कि नहीं? कि नॉर्थ नॉर्थ के बीच रिपल्सन और साउथ नॉर्थ के बीच अट्रैक्शन। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब एक बात बताइए कि मान लेते हैं ये मैग्नेट को हजारीबाग में रखते हैं और ये मैग्नेट को रांची में रखते हैं, तो क्या लगता है आपको? अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके फील्ड के अगर ये बाहर होगा तो वहां पे फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेट का एक अपना रेंज है, ऐसे फील्ड बना के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस मैग्नेट को हजारीबाग में रख देंगे, इस मैग्नेट को रांची में रख देंगे तो रांची से खींच लेगा सो। नहीं, इस मैग्नेट का एक अपना रेंज है, उस रेंज के अंदर लाएंगे तब अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मैग्नेट अपने चारों ओर एक एरिया को इफेक्ट करती है। कोई भी मैग्नेट अपने चारों ओर एक एरिया को इफेक्ट करती है। जैसे अगर ये कोई मैग्नेट है तो एक अपना एरिया बनाती है, इस तरह से अपने चारों ओर एक इस तरह से एरिया बनाती है। इस एरिया के अंदर अगर हम मैग्नेट को लाएंगे तो अट्रैक्शन हमको दिखेगा, रिपल्सन हमको दिखेगा। और अगर इस एरिया के बाहर हम मैग्नेट को रखते हैं तो ना ही अट्रैक्शन दिखेगा ना ही रिपल्सन दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास एरिया है यही क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हम लोग सिंपल बोलेंगे कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का एरिया, वो एरिया जहां पे दूसरा मैग्नेट अपना एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब यहां पे आपको एक पॉइंट और एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बार मैग्नेट नहीं बनाता है, सिर्फ बार मैग्नेट नहीं बनाता है। आप जान चुके हैं, आप 12th में हैं, आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके हैं, तो आप एक बात सीख चुके हैं कि अगर कोई वायर है इसमें करंट आई पास हो रहा है तो ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये भी आप सीख चुके हैं कि अगर कोई भी वायर है, और अगर आप नहीं सीखे हैं तो ये बात आप सीख लीजिए आप कि कोई भी वायर है अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, कोई भी वायर है अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई पास हो रही है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो बार मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहां तक वो अपने एरिया को प्रभावित करती है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, या तो करंट कैरिंग वायर के चारों ओर का वो एरिया जहां तक वो मैग्नेटिक फील्ड को फैलाती है, अपना प्रभाव को फैलाती है, वो एरिया क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि बार मैग्नेट के चारों ओर का एरिया या तो करंट कैरिंग वायर का चारों ओर का एरिया, ठीक है, वो पूरा एरिया ही क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। और जिस वायर में करंट पास होती है उसे करंट कैरिंग वायर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये बात समझिए तो इसका जो स्टेटमेंट हो सकता है कि सर इसका स्टेटमेंट क्या होगा, अगर हम लिखना चाहें, यही लिखा हुआ है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इसी को समझाएं अभी आपको।
व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, वही तो समझाएं अभी हम, है ना। अगर इसको हम लिखेंगे एग्जाम में तो लिखेंगे आंसर में स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक पोल और करंट कैरिंग वायर विद इन विच इट्स इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड। मतलब कि पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी है, पोल और करंट कैरिंग वायर के चारों ओर का एरिया ही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। विद इन विच मतलब जिसके अंदर इट्स इफेक्ट एक्सपीरियंस की किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहां पे हम लोग एक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, वो एरिया क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब दूसरा क्या है, उसके बाद सवाल में हमारा दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सेविट्स लॉ। समझिएगा, जैसे अभी हम बोले कि कोई वायर है, बोले थे वायर है, उस वायर में अगर करंट पास होगी, ठीक है, करंट पास हो रही है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये भी ठीक है, बोले थे हम अभी कि चारों ओर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, सोचिए सोचिए कि अगर कोई वायर है, अगर कोई ये वायर है, इस वायर में करंट पास हो रही है, आई का वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी है, आई का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ अभी मान लेते हैं 5 एम्पियर ऐसे मान लेते हैं। तो हम बोले कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसा बोले थे कि नहीं, कि अगर कोई वायर है इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, यहां बी का वैल्यू कितना होगा, इस बी का वैल्यू कितना होगा, आप इस पॉइंट को सोचिए। बात आ रही समझ में, कि अगर ये कोई वायर है, इस वायर में करंट अगर 5 एम्पियर पास हो रही है, तो यहां से लेके अगर वायर से हम ये दूरी को ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, यहां से 15 सेंटीमीटर के दूरी पे जो कि एंगल बना रहा है, मान लेते हैं 30 डिग्री, हमसे पूछ दिया कि एक वायर है, इस वायर में करंट 5 एम्पियर पास हो रहा है, तो इस वायर से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए अगर हम 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं, तो बताइए यहां मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। ये सवाल बनता है कि नहीं, बनता है। तो इसी सवाल का जो जवाब देने के लिए पहुंचे, उनका नाम था बायोट-सेविट्स लॉ। बायोट-सेविट्स नाम था, जब नियम दिए तो उनका नाम हो गया बायोट-सेविट्स लॉ स्टेटमेंट का। बात आ रही समझ में, इसी सवाल का वो जवाब दिए कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर में, अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो मेरा जो रूल है, जो नियम है, उसको लगाइए और जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसी को एक्सप्लेन करने आए थे बायोट-सेविट्स लॉ। हमारे मन में भी सवाल उठ रहा है, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि हाँ यार, अगर किसी वायर से करंट पास हो रहा है, तो ये तो बताया गया है कि चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो बनेगा कितना, कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, कहां ज्यादा बनेगा, कहां कम बनेगा, ये सब सारी बातें को एक्सप्लेन करने के लिए जो महाशय पहुंचे, उन्हीं का नाम क्या था, बायोट-सेविट्स लॉ, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सेविट्स लॉ। अब बायोट-सेविट्स लॉ में क्या क्या बोला गया, वो चीज हम आपको यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा सा रफली, उसके बाद हम आपको आराम से लिख के समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए। उन्होंने बोले कि अगर कोई हम एक वायर लेते हैं इस तरह से, अगर हम इस तरह से कोई एक वायर लेते हैं, जिस वायर में करंट अगर आई पास हो रही है, तो यहां से इस वायर से आर दूरी पे, इस वायर से आर दूरी पे एक पॉइंट ले लीजिए P, जिसमें कोण बन जाएगा थीटा। तो यहां से यहां तक का आर ले लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस ले लिए आर, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या किए, एक वायर लिए, इस वायर से किसी भी एक पॉइंट पे क्या किए, पॉइंट लेके आर दूरी पे एक पॉइंट मान लिए P, और ये जो वायर है, ठीक है, और ये जो आर आपको दिख रहा है, आर वेक्टर, ठीक है, यहां पे लिए है एंगल थीटा, लेकिन ये थीटा किसके बीच है, यहीं पे एक वायर में एक छोटा सा कट करेंगे, जिसका नाम होगा करंट एलिमेंट। ये जो डीएल है,
डीएल है ये वाला डीएल, डीएल कट किए जिसको हम लोग बोल सकते हैं करंट एलिमेंट। सिर्फ डीएल नहीं, जैसे देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है आपका करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, एलिमेंट करंट एलिमेंट आपसे पूछेगा यहाँ करंट एलिमेंट क्या है, तो आई डीएल, आई डीएल जो है यहाँ पे वो क्या है करंट एलिमेंट। यहाँ पे आई डीएल क्यों, क्योंकि अगर ये कोई वायर है, एक्स वाई कोई वायर है, तो इसका लेंथ होगा, हम इसका टोटल लेंथ अगर एल मान लेते हैं, तो जब कट करेंगे, छोटा सा कट करेंगे, है ना, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाते हुए छोटा सा कट कर देंगे तो डीएल कट जाएगा। तो ये जो डीएल वेक्टर है और ये जो आर वेक्टर है, इसके बीच का एंगल कितना लेना है, थीटा लेना है। ये जो डीएल वेक्टर है और ये जो आर वेक्टर है, इसके बीच का एंगल कितना लेना है, थीटा लेना है। बात आ रही समझ में आपको, ठीक है। और इस डीएल से ये जो यहाँ कट किए हैं, यहां से इस पॉइंट तक का दूरी कितना लिए हैं, आर वेक्टर लिए हैं। ये हो गया डीएल, ये हो गया थीटा। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने अपने स्टेटमेंट में बताए। उन्होंने कुछ कंडीशन दिए हैं, स्टेटमेंट में कुछ लाइन लिखे हैं, उस लाइन को हम आपको बताते हैं और यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन इसके पहले स्टेटमेंट में एक वर्ड आएगा जिसका नाम होगा करंट एलिमेंट। अब अगर करंट एलिमेंट नाम आएगा तो मन में आएगा कि करंट एलिमेंट होता क्या है, तो आई गुना डीएल, ये जो डीएल हम लोग वायर में कट किए हैं, उसको अगर इसमें जो करंट पास हो रहा है उससे गुना करेंगे तो यही कहलाता है करंट एलिमेंट। यही क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट। ये बात आ रही समझ में आपको, है ना, यही कहलाता है करंट एलिमेंट। ठीक है। अब चलिए, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तभी आगे हम बात करेंगे। क्या क्या किए हैं, एक वायर लिए, एक्स वाई नाम दे दिए, इसमें करंट कितना पास हो रहा है, आई पास हो रहा है। चलिए ठीक है। इस वायर का टोटल लेंथ अगर एल है तो छोटा सा कट किए, उसको क्या नाम दिए, डीएल नाम दिए। अब डीएल जहां काटे हैं वहीं से एक आर दूरी पे क्या मान लिए, पी मान लिए। ठीक है। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का कोण कितना मान लिए, थीटा मान लिए, ये भी ठीक है। एक वर्ड आ गया करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट किसे कहते हैं, आई डीएल को क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं। आप यहाँ वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, यहां तक बात क्लियर है आपको? यहां तक अगर बात क्लियर है तो अब देखिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने अपने स्टेटमेंट में क्या क्या बोले, जो जो बोले हैं उससे हम इक्वेशन बना देंगे और वहीं से निकाल देंगे आपका रिजल्ट। चलिए आ जाइए आप स्टेटमेंट के पास। चलिए, तो इसको आपको लिखना होगा पहले, उसके बाद ऐसे लिखना होगा बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ये रहा बायोट-सेवर्ट्स लॉ। आप एक बार याद कर लीजिएगा तो ज्यादा ये टफ नहीं है। 5 नंबर यूं ही नहीं मिलता। अगर ये बोला जाए डेरिवेशन रहता तो कितना कैलकुलेशन रहता है, आप इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड inversely proportional to the square of the distance of the point P from the elementary position। देखिए क्या क्या बोला गया, बोला गया कि करंट एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ये देखिए करंट एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। दूसरा बोला गया कि जो साइन थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। और क्या बोला गया कि जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस उसके स्क्वायर को का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। तीन ही बात है, करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, और जो डिस्टेंस माने थे उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ। फिर से एक बार सुनिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी करंट कैरिंग वायर के वजह से, देखिएगा ये करंट कैरिंग वायर के वजह से अगर आप चाहते हैं कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो पहला में क्या बोला गया
कि करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। मतलब यहां पे इस डीएल के वजह से या इस वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। उसके बाद बोला गया साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। उसके बाद बोला गया डीबी डीबी लेंगे यहाँ पे, है ना, डीबी डीबी स्मॉल अभी हम ले रहे हैं, पूरा वायर का नहीं ले रहे हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां का जो दूरी है मतलब आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। यही है बायोट-सेविट्स लॉ के स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के वजह से किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, तो चलिए इसी को हम नोट्स में कैसे लिखेंगे, ये तो स्टेटमेंट हो गया आपका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे थोड़ा सा कि कंसीडर, जो हम लोग माने हैं, कंसीडर करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू, ये है ना, ए कंडक्टर एक्स वाई, डीएल इज एन एलिमेंट ऑफ कंडक्टर एंड पी इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट। जो हम अभी आपको समझाए थे वही सब चीज लिखना रहता है। थ्योरी में क्या है कि आपको लिखना ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वायर का नाम हो गया एक्स वाई, इस वायर का नाम हो गया एक्स वाई। ये फिगर अभी हम आपको समझा दिए थे। ये डीएल जो है आपका, डीएल जो है वो करंट एलिमेंट काटे हैं, डीएल वायर को काट दिए। ठीक है, तो थीटा एंगल पे इधर चला गया, पी पॉइंट आर वेक्टर ले लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या, ये कंसीडर करके देखिए, इस कंसीडर को आप छोटा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, उसमें आप टेंशन ना लीजिएगा। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेविट्स। अब खत्म हो गया, जो भी समझना था वो आप समझ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेविट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेविट्स लॉ, इस तरह लिख देंगे। और स्टेटमेंट में क्या बोला गया, स्टेटमेंट में बोला गया, देखिए कितना आसान है सर, खत्म हो गया। अब ये बस इसमें जो है स्टेटमेंट याद करने में है, कुछ खास है नहीं। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आईडीएल के, आईडीएल मतलब करंट एलिमेंट, डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइन थीटा के, दूसरा, और डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आर स्क्वायर के। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिएगा कि क्या सर, कभी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए समझिए कैसे बोलना रहता है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ऐसे बोलेंगे कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर। अगर 1/r स्क्वायर बोलना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलना है, लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलना है तो क्या बोलेंगे, डीबी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसका, आर स्क्वायर के। डीबी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट दिया गया अकॉर्डिंग टू बायोट-सेविट्स लॉ। अब तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन कर देंगे, तीनों को कंबाइन कर देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए इसको लिखना कोई बड़ी बात है नहीं है। अब लिखेंगे कंबाइनिंग, लिखेंगे यहाँ पे कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को क्या किए, कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीबी, समझिएगा यहाँ हो जाएगा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर में कौन कौन है, आई है, डीएल है, और कौन है, साइन थीटा, नीचे कौन हो गया, आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा कंबाइनिंग करेंगे तो। अब बताइए जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, हाँ सर कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे हम लोग और लिखेंगे dB इक्वल टू
म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये याद रखिएगा, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। म्यू नॉट बाय 4 पाई गुना जो बच गया आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बात आ रही समझ में आपको? ठीक है, तो यहां पे देखिए ये फाइनल हो चुका है। अब इससे एक लाइन सिर्फ आगे करेंगे, यहां तो कुछ दिक्कत हुआ नहीं, प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो क्या लिख दिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई गुना आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आप इसको एक बार अरेंज करके लिख सकते हैं या यही लिख सकते हैं, इसमें अब कोई दिक्कत है नहीं, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप लिखना चाहें, आपका अगर तमन्ना भाटिया है थोड़ा बहुत, तो ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, उसके बाद आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना, यहां पे। और ये लिख दिए आप वी आई, ये हो गया आपका रिजल्ट, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये सेम चीज लिखे हैं, कुछ खास नहीं लिखे, बस कलर चेंज किया ताकि आप इस पे फोकस कर सके। अब ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये जो टर्म्स आया है वो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो इसका एक वैल्यू होता है जो आपको हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो आपके मन में होगा कि सर इसका वैल्यू कितना होता है, वो हमको बताइए। तो एक बात समझिए, इसका वैल्यू हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले इस फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिख के बताते हैं। यहां तक लिखने के बाद आपको अगर थोड़ा सा लगे कि एग्जामिनर को खुश करें, तो लिखिएगा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूला को हम लिखना चाहें तो करना कुछ नहीं है, यहां लिखिएगा dB के ऊपर लगा दीजिएगा वेक्टर, यहां लिखिएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई गुना आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर के पावर क्यूब, ऐसे लिखिएगा। जैसे एक आर ऊपर लीजिएगा, नीचे एक आर आप बढ़ा दीजिएगा, ऊपर ले गए आर हम तो नीचे एक आर बढ़ा दिए, यहां देखिए 2 गो है, यहां 3 गो हो गया, ये आप दिमाग में याद रखिएगा। और एक बात ये याद रखिएगा कि ये जो डीएल क्रॉस आर है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर पहले रखिएगा, आर वेक्टर को बाद में रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा रिजल्ट। डीएल वेक्टर को पहले रखिएगा और आर वेक्टर को बाद में रखिएगा। ये बात आ रही समझ में? तो ये हो जाएगा आपका, ये जो है ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में बायोट-सेविट्स लॉ, ये हो गया स्केलर फॉर्म में बायोट-सेविट्स लॉ। अब एक वादा किए थे आपसे कि म्यू नॉट बाय 4 पाई एक कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू हम आपको बताएंगे। तो आपको बताते हैं, ये जो वैल्यू है, ये जो इसका वैल्यू होता है वो होता है, देखिएगा यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻7। ये आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल वगैरह में काम आएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7, मतलब जहां पर भी म्यू नॉट बाय 4 पाई है वहां क्या पुट कर देंगे हम लोग, 10⁻⁻7। ठीक है, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आप जानिएगा, यहाँ पे अगर म्यू नॉट का वैल्यू आपसे पूछे कि म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए आप, म्यू नॉट अगर निकालना चाहे तो 4 पाई उधर गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 पाई गुना 10⁻⁻7। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका रिजल्ट। ये रहेगा तो ये आंसर होगा, ये रहेगा तो ये आंसर होगा, ये 2 गो आपका वैल्यू है, वो याद रखिएगा। अब अगर नाम देखिए, ज्यादा हमको एग्जाम में जितना लिखना उतना ही बताएंगे, ये हम लेक्चर तो ले नहीं रहे, हम पूरा ज्ञान आपको दे दे। ये जो म्यू नॉट है ना, इसका नाम होता है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सारा डिटेल्स अगर आपको जानना है, बहुत अच्छा से क्या बोलते हैं नोट चाहिए, तो इसका शॉर्ट वीडियो आगे बनेगा, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हर चीज बताएंगे कि किसका ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब बता देंगे, उसमें टेंशन ना लीजिए। अभी जो एग्जाम में हमको लिखना है बस यहीं तक लिखना है। आप सोचिए एक मिनट कि यहां तक लिखने में क्या टफ है, इतना सा मैथमेटिक्स है, इतना सा। ये देखिए 1 2 3
जिसमें से ये बहुत आसान है लिखना। उसके बाद ये चीज देखिए, 1 2 3 यहां लिए, ये 3 इक्वेशन को कंबाइन किए तो ये बन गया, उसके बाद ये बन गया, इसके बाद ये बन गया, और हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। तो ये कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, और आप अगर 12th में है तो ये स्टेटमेंट याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये याद कीजिएगा, ये कंसीडर में अपने से 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, बहुत है। ये स्टेटमेंट, ये जो कंसीडर लिखे हुए हैं वो अपने से 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, बाकी ये इसमें कमी नहीं करना पड़ेगा, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और ये जो फिगर है, ये फिगर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? आप कहां काट सकते हैं बता चुके हैं कि इसमें थोड़ा सा आप माइनस प्लस कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जरा सा भी कुछ नहीं करना है, आपको फिगर में जरा सा भी कुछ नहीं करना है, आपको यहां से यहां तक में इधर कुछ नहीं करना है। आप बताइए कि कितना टफ है। आप अगर मेहनत कर लेते हैं तो ये आराम से 5 नंबर ये आपको देगा। 5 नंबर उठाना इतना आसान नहीं होता जितना ये लिखा हुआ है। हमको नहीं लगता कि 5 नंबर अगर मिल जाता है इस क्वेश्चन से तो आपको ज्यादा मेहनत ये क्वेश्चन कराया है, ऐसा कुछ है नहीं। जितना समझाना था हम आपको समझा दिए, ठीक है। तो कहने का देखिए, कहने का मतलब यही है कि जैसे अगर होता है एक मन में कि यार बहुत टफ लग रहा है या वो लग रहा है, बहुत प्रेशर बन रहा है, एक बात जान लीजिए, आप दिमाग में सोच लीजिए, बिना प्रेशर के कोई चीज अचीव होता है? बिना मेहनत किए कुछ भी मिल रहा है। आप अगर सुबह खाना भी खा रहे हैं ना, अगर सुबह का खाना खा रहे हैं, शाम में मान लिया जाए कि अब 10 बजे खाना खाते हैं, आप 1 मिनट सोचिए कि आप कुछ नहीं करना चाह रहे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस हमको खाना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? आप रोज का खाना पॉसिबल नहीं कर पाइएगा। रूम पार्टनर एक दिन पढ़ाएगा, 2 दिन, 1 दिन बना के देगा, 2 दिन बना के देगा, 3 दिन बना, उसके बाद आपको रूम से बाहर निकाल देगा। आप खुद सोचिए, जब तक मतलब कि जो नॉर्मल सी बात है कि हम खाना खाना चाह रहे हैं, वो चीज आपको नहीं मिल रहा है फ्री में, बिना मेहनत के। आपका एक रूटीन होगा, माइंड में रूटीन होगा आपका कि कब बर्तन धोना है, कब खाना बनाना है, कब क्या करना है, ये सब आपके मन में रूटीन है। तो आप सोचिए, आप 12th में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एक अच्छा मेहनत नंबर लाना चाहते हैं, तो क्या लगता है बिना मेहनत के हो जाएगा? अगर आप दिसंबर और जनवरी अगर आप दिल लगा के लगे रहे ना, गारंटी लेते हैं आप जो सोचे हैं उससे बेहतर आपका रिजल्ट होगा। आप जो सोचे हैं उससे बेहतर रिजल्ट होगा। और नहीं अगर मेहनत करते हैं तो आप आज ही समझ जाइए कि आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। एक लाइन जो बोला जाता है ना, एक लाइन आप सुने होंगे, हर कोई सुनता है, एक लाइन हर सुनता रहे, यार जाने दो ने, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये आप सुने होंगे कि जो होगा लाइफ में वो अच्छे के लिए होगा। पता है ये लाइन किसके लिए बोला गया है, किस इंसान के लिए बोला गया है? ये उस इंसान के लिए स्टेटमेंट बोला गया है जो मेहनत करता है जी तोड़ के, जितना उसका अपना क्षमता है वो पूरा लगा के जो मेहनत करता है ना, ये स्टेटमेंट सिर्फ उसके लिए है कि जो होगा लाइफ में अच्छा होगा। तुम बैठे रहोगे, रूम में सोए रहोगे और तुम यही नारा लगाते रहोगे कि जो होगा अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तेरे साथ बुरा ही होगा, ये लिख के ले लो। तुम्हारे पास अच्छा होने का चांस तब है जब तुम्हारे पास जितना शक्ति है, जितना तुम्हारा क्षमता है, वो हरेक को लगा के आप मेहनत कर रहे हैं, तब जो होगा वो अच्छा होगा। बैठे हुए रहिएगा और ये स्टेटमेंट याद करते रहिएगा, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, ये कभी अच्छा नहीं होने वाला, आपके साथ बुरा ही होगा। आप अपना शक्ति पूरा लगाइए, मेहनत कीजिए, बोर्ड जब तक लिख नहीं लेते हैं तब तक आप लगे रहिए। उसके बाद ये लाइन बोलिए कि जो होगा वो अच्छा होगा, तब आप हीरो हैं, तब आप हीरो हैं, और तब आपको सुकून मिलेगा एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के बाद भी। बात आ रही समझ में? अभी आपका वीडियो लगातार जाते रहेगा, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, डेरिवेशन जो जा रहा है रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी नेक्स्ट वीडियो जैसे पहुंचता है तैसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आने वाला दिनों में ऑब्जेक्टिव जाने वाला है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाने वाला है, बहुत तरह का मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अभी से आप लगे रहिएगा तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए, थैंक यू बच्चों।